जय हिंद दोस्तों, मैं गुनाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता का आयाम भाग 2, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रयोजनवादी या परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में टेलियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने डेंटोलॉजिकल एथिक्स यानी कि परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र का अध्ययन किया था और देखा था कि वहाँ पर नियम महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, नियम से चलना चाहिए, नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी आए। अगर नियम सही है तो वो नैतिक है, नियम गलत है तो वो अनैतिक है। लेकिन यहाँ पर परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। एज ए सिविल सर्वेंट, अगर आप लोग सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र आपके लिए ज़्यादा व्यवहारिक होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण सधता है। यहाँ पर परिणाम महत्वपूर्ण होता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि टेलियोलॉजिकल एथिक्स होता क्या है। यहाँ पर एक शब्द है प्रयोजनवादी में प्रयोजन उद्देश्य, यानी कि परिणाम सापेक्ष होना चाहिए। आपका उद्देश्य परिणाम के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसे 5 भागों में बांटा गया। इसे जो प्रयोजनवादी या परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र, इसे 5 भागों में बांटा गया। जिसे पहला अपना है स्वार्थवाद, जिसे इंग्लिश में ईगोइज्म कहते हैं। दूसरा है सुखवाद, जिसे हेडोनिज्म कहते हैं। तीसरा उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। चौथा है विकासवाद, इवोल्यूशनिज्म कहते हैं। और 5वां है पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म कहते हैं। ये सारे के सारे जितने भी इनके भाग हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, परिणामोमुखी होते हैं, परिणाम मूलक होते हैं। ये परिणाम के क्राइटेरिया या पैरामीटर को तय करते हैं। ये कर्मों के परिणाम को महत्व देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि महाभारत के युद्ध का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। चाहे दोनों ओर से कितनी भी सेनाएं मारी जाए, चाहे कितने भी अपने प्रिय मारे जाए, लेकिन धर्म की स्थापना वहाँ पर परिणाम के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए वो नैतिक माना गया है। इसलिए परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। तो आइए बारी बारी से इनके 5 भागों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ईगोइज्म पढ़ते हैं। स्वार्थवाद होता क्या है। किए गए कार्य का परिणाम अच्छा है तो नैतिक, अगर बुरा है तो अनैतिक। यही कहता है अपना परिणाम सापेक्षवादी सिद्धांत या नीति शास्त्र, जिसके अंतर्गत सबसे पहला अपना है स्वार्थवाद, जिसे इंग्लिश में ईगोइज्म कहते हैं। परिणाम के केंद्र में ये स्वार्थ है, माने कि जो परिणाम के केंद्र में क्या है, स्वार्थ है। जो परिणाम होगा अपने स्वार्थ के लिए होगा, अपने हितों की पूर्ति के लिए होगा। व्यक्ति मूलतः स्वभाव से स्वार्थी होता है। यह मानकर चलता है कि व्यक्ति मूलतः स्वभाव से स्वार्थी होता है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने बनाया है, व्यक्ति को स्वार्थी ही बनाया है। व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो रहा है तो नैतिक है, और पूरा नहीं हो रहा है तो अनैतिक है। तो यहाँ देख लीजिए जो परिणाम जो आ रहा है स्वार्थ पूरा होने पर कि वो अच्छा है, व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो रहा है तो नैतिक, अगर नहीं हो रहा तो अनैतिक होगा। व्यक्ति अपने हित को देखता है, अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, इसी आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दुर्योधन जो है सत्ता पाने के लिए उसका स्वार्थ होता है। वो देखता है कि बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, भाई भाई कट के मरेंगे, कई सेनाएं मरेंगी, कई लोग मरेंगे, फिर भी वो अपने स्वार्थ को देखता है। सत्ता पाना उसका स्वार्थ था, इसलिए वो उसके नज़र में वो नैतिक होगा। लेकिन आज के संदर्भ में देखेंगे तो स्वार्थी होना अनैतिक होगा। तो दुर्योधन के नज़र में सत्ता पाना यानी कि उसका स्वार्थ निहित था सत्ता पाने में, इसलिए वो नैतिक इसको मानकर चलता था, क्योंकि उसका स्वार्थ पूर्ति हो रहा है। लेकिन आज के संदर्भ में दुर्योधन के विचार को देखें तो वो अनैतिक होगा। इसके बाद व्यक्ति प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति का प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति मान कर चलती है कि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होता है। इसी विचारधारा को लेकर चलते हैं सिरनाइक जो होते हैं, विचारधारा होती है जो ग्रीक या यूनान के मानने वाले लोग होते हैं, वे कहते हैं व्यक्ति प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ठीक है ना। और इसी विचारधारा के फेमस फिलोसफर रहे हैं एपिकूरस, जिनका समय काल 341 BC से लेकर 270 BC के बीच में होता है। तो इसको ध्यान रखिए कि ये कितनी पुरानी विचारधारा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वार्थवाद के बाद सुखवाद। दूसरा पार्ट है अपना परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र का सुखवाद, जिसे इंग्लिश में हेडोनिज्म कहते हैं। ये कहता है कि व्यक्ति मूलतः सुख चाहता है, वो सुख ही नैतिक है, अगर दुख है तो अनैतिक है। वो जितने भी कर्म करता है जिससे सुख प्राप्त होता है वो सुख होता है नैतिक, अगर दुख प्राप्त हो रहा है तो वो अनैतिक होगा। जैसे कि एक क्रिकेट टीम में क्रिकेट प्लेयर अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेंचुरी के लिए खेलता है तो उसको सुख मानेंगे।
टीम भाड़ में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने सुख के लिए खेलता है तो वो नैतिक मानेगा अपने लिए। परंतु अगर कंपेयर करें स्वार्थवाद और सुखवाद में, तो सुखवाद थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति सुख का आकांक्षी होता है। इसके लिए हम लोगों ने पीछे अपने इतिहास के लेक्चर में पढ़ा था चारवाक, इसे लोकायत संप्रदाय कहते हैं, जो कि भौतिकवादी दर्शन था, जो कि 500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में रहा है। इसके अलावा असुरों के गुरुदेव गुरु बृहस्पति पदार्थवादी मटेरियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है ना, भौतिकवादी अप्रोच की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति सुख चाहता है। अब जैसे कि लोकायत ने कहा था, चारवाक ने कहा था कि ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, मैंने कि चारवाक कहा था खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, यानी कि उधार लेके भी घी पियो, ऋणम कृतवा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो, ऐसा कहता था। यानी कि उसमें सुख चाहिए। वो दूसरे जन्म की चर्चा नहीं करता है कि मैं मरूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस जन्म में वो इस जन्म को महत्वपूर्ण मानता है, यानी खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। और वर्तमान संदर्भ में देखें तो यही क्रेडिट कार्ड के रूप में हमें दिखाई देता है। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो एक तरह से ऋण का ही साधन होता है, यानी कि वो भौतिकवादी अप्रोच की बात करता है। इसी में आधुनिक काल में पश्चिमी विचारक हुए थॉमस हॉब्स, जो इस विचारधारा के समर्थक रहे, जिनका समय का 1588 से लेकर 1680 के बीच में रहा है। ये सुखवाद के समर्थक रहे हैं। जैसे कि उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म जो है वो आज सुखवाद का ही प्रतीक माना जाता है। शान शौकत का जीना, शान शौकत से जीना, व्यक्ति को अपने को सुखी मान कर चलता है कि मैं शान शौकत से जी रहा हूँ, उपभोक्तावाद के रूल को अपना रहा हूँ। आज भी हमारे समाज में सादा जीवन उच्च विचार है, लेकिन इसे सही माना जाता है, लेकिन शान शौकत से जीना, उपभोक्तावाद को बुरा नहीं माना जाता, पहले जो बुरा माना जाता था। तो ये रहा अपना सुखवाद, यानी कि व्यक्ति अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति को सुख मिल रहा है तो वो नैतिक होगा, दुख मिल रहा है तो अनैतिक होगा। तो ये स्वार्थवाद और दूसरा है सुखवाद। अगला देखते हैं। अपना अगला है उपयोगितावाद, इसे यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत देखें कि मनुष्य क्या होता है। मनुष्य की सर्वोत्तम और अंतिम इच्छा सुख की आकांक्षा होती है। मनुष्य की सर्वाधिक वांछनीय वस्तु सुख है और मनुष्य की सर्वाधिक अप्रिय वस्तु दुख है। यानी कि मनुष्य सबसे अच्छे तरीके से चाहता है कि मुझे सुख मिले और नहीं चाहता है कि दुख मिले। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इसमें निहित होता है उपयोगितावाद में, ठीक है। आपके जिस काम से अधिक लोगों को सुख प्राप्त होगा वो नैतिक होगा। यहाँ की मास लेवल की बात की जा रही है, न कि इंडिविजुअल की बात की जा रही है। इसके से अगर फिलोसफर की बात करें तो जेरन बेंथम आते हैं, 1748 से लेकर 1832 का इनका समय काल रहता है। और जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, 1806 से 1873 AD के बीच में इनका समय होता है। ये दोनों इंग्लैंड के होते हैं। अगर समग्र में बात करें तो ये यूरोप के होते हैं। यूरोप में राजा, उद्योगपति, सामंत वर्ग, ये जितने भी होते थे इनकी मनमानी चलती थी। ये कहते थे कि ये हमारा सुख है, हमारा स्वार्थ है। लेकिन ये दोनों क्या कहिए कि इन सब चीज़ों से उब गए थे। उद्योगपति, राजा और सामंतवाद, चाहे अन्य प्रभुत्व वर्ग जो भी है, उनके सुख और स्वार्थ से लेकर उब गए थे। इसलिए इन्होंने कहा कि सुख और स्वार्थ अपनी जगह है, लेकिन उपयोगिता का निर्णय प्रमुख होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुँचाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्रिकेट का मैच। क्रिकेट के मैच में अंतिम सुख होता है पूरी देश की जनता को खुश करना, सुख पहुंचाना, यानी कि जीत कर सुख पहुंचाएं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअल क्रिकेट खेलता है और अपनी सेंचुरी के लिए खेलता है तो वो पूरे देश को सुख नहीं पहुंचा सकता। अगर उसने सेंचुरी मारी और देश को हरवा दिया, यानी कि अपनी सेंचुरी के चक्कर में वो देश को जीतने नहीं दिया, तो वो अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहा है, अधिकतम उपयोगितावाद का बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना अगर संपूर्ण जनता को खुश कर रहा है, यानी कि मास लेवल को सुख पहुंचा रहा है, तो उपयोगितावादी का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। उपयोगितावाद का निर्णय प्रमुख होना चाहिए। इसमें एक देखते हैं बेंथम क्या कहते हैं कि प्रकृति में मनुष्य को दो प्रभुओं, शक्तिशाली प्रभुओं मतलब शक्तिशाली, सुख एवं दुख के शासन में रखा है। केवल इन्हें यह बताने की शक्ति प्रदान कि हमें क्या करना चाहिए तथा हमें क्या करें तथा हम क्या करेंगे। सुख एवं दुख बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। यानी कि जिस काम से ज़्यादा लोगों को सुख मिले वो करना चाहिए और जिस काम से ज़्यादा लोगों को दुख मिले वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्रिकेट मैच का एग्जांपल दे गया था। अब आइए उपयोगितावाद का एक आलोचनात्मक नज़रिए से उपयोगितावाद को देखते हैं कि इसकी आलोचना किसने की है।
नीत्शे नामक दार्शनिक और साहित्यकार ने उपयोगितावाद को नीत्शे नामक दार्शनिक और साहित्यकार ने उपयोगितावाद को गलत ठहराया। उन्होंने सुख को रिजेक्ट किया है और दुख में सुख का अनुभव करते हैं, यानी कि सैडिस्टिक प्लेजर को अपनाते हैं। भारतीय जीवन शैली को देखें तो ये भी सुख का त्यागपूर्ण की बात करता है, जीवन की बात करता है, सुख का त्याग होना चाहिए, दूसरों के लिए जीने की बात करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। जैसे महर्षि दधीची ने असुरों को नष्ट करने के लिए अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। बहुत लोग अपने संपत्ति का दान कर देते हैं, जिससे बहुत से लोगों को लाभ पहुँचे, बहुत से लोगों का कल्याण हो। तो ये भारतीय जीवन शैली भी इनके नज़दीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें उपयोगितावाद की, तो लोकतंत्र में जो निर्णय होते हैं उपयोगितावाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे संसद में कोई बिल पेश होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका समर्थन देते हैं तो पारित हो जाता है, कम लोग समर्थन देते हैं तो पारित नहीं होता है। जिससे इसलिए कहते हैं कि उपयोगितावाद क्या होता है कि जिससे अधिकतम लोगों का हित हो रहा है वो नैतिक कार्य कहलाएगा, जिससे अधिकतम लोगों का अहित हो रहा है वो अनैतिक कहलाएगा। उपयोगितावाद के वजह से ही जेलों में सुधार होने लगे, क्योंकि मान लो जेलों में जो भी लोग हैं मानवीय दृष्टिकोण से उनको देखा गया और देखा गया कि इनका भी कल्याण होना चाहिए। न्याय व्यवस्था में सुधार होने लगा, जिससे न्याय व्यवस्था सरल बन गई। तीसरा, अमानवीय दंड को नम्र बना दिया गया, यानी कि जिसको तड़पा कर मारा जाता था उसको मानवीय दृष्टि से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, उस दृष्टि अपनाते हुए दंडों को नम्र बना दिया गया। तो ये उपयोगितावाद का प्रभाव रहा है। अगला अपना है विकासवाद, इवोल्यूशनिज्म, जो कि आगे चल के हम लोग नैतिक मूल्यों के संदर्भ में विकासवाद को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं विकासवाद होता क्या है। डार्विन का सिद्धांत है जीव की उत्पत्ति, हम लोग अमीबा से मनुष्य बने हैं, यानी कहा कि अमीबा से मनुष्य बनने के दौरान बहुत सारा लंबा सफ़र तय करना पड़ा और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जो अस्तित्व के लिए संघर्ष किया वो टिका रह गया, और जो संघर्ष नहीं किया वो गायब हो गया। और प्रकृति का चयन, यानी कि प्रकृति के अनुकूल जो बना रहा वो प्रकृति में मौजूद रहा, और प्रकृति के अनुकूल नहीं रहा वो गायब हो गया। इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे नैतिकता के मूल्यों पर, कि नैतिकता के मूल्य जिसने संघर्ष किया, जो समाज या समय के अनुसार बदलते रहा वो टिका रहा, नहीं तो गायब हो गया। इसको अभी देखते हैं मूल्यों के संदर्भ में विकासवाद को। सामान्यतः नैतिकता का चरित्र अस्थायी होता है। हमने बताया था कि जो हमारा समाज है वो जैविक होता है, जीवित होता है, यानी कि उसके मूल्य, उसके विचार, उसकी नैतिकता बदलते रहती है। तो नैतिकता का जो आरोपण होता है समाज के फील्ड में ही होता है, समाज में ही होता है। तो समाज में जैसे जैसे बदलाव आएगा नैतिकता में वैसे वैसे बदलाव आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सामान्यतः नैतिकता का चरित्र अस्थायी होता है। नैतिक मूल्य बदलते रहते हैं समाज में बदलाव के साथ, परिस्थितियों में बदलाव के साथ, समय में बदलाव के साथ। जो मूल्य शक्तिशाली होते हैं वो टिक जाते हैं, जो शक्तिशाली नहीं होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि जिसने संघर्ष किया वो रुक जाता है, जिसने संघर्ष नहीं किया वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी विकासवाद को हम लोग नैतिक मूल्यों पर लागू करते हैं, यानी कि वो मूल्य जो बदलते हुए समाज के अनुकूल हो वो टिके रहते हैं, जो मूल्य बदलते हुए समाज के अनुकूल नहीं रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारी दादी को आप लोग देख लीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, दादी जो होती हैं अपने दामाद के सामने भी घूंघट काट के आती थी। जो जेठ होते हैं, जेठ जो छोटे भाई की पत्नी होती है, जेठ के सामने घूंघट निकाल के जाती है, उसके सामने नहीं जाती है। ये प्रथा धीरे धीरे अब ख़त्म से हो रही है। तो यानी कि वो समय के अनुकूल रहा नहीं, क्योंकि अब पुरुष और नारी की समानता की बात की जा रही है। तो ये जितने भी मूल्य हैं, दादी के सामने दामाद का ना जाना, जेठ के सामने छोटी बहू का ना जाना, ये सारे मूल्य धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि समय में समाज में बदलाव आ रहा है, परिस्थितियाँ में बदलाव आ रहा है, क्योंकि खुलापन होते जा रहा है अपना समाज। जो मूल्य समाज के विकास में सहायक होते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं तथा विरोधी मूल्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि समाज के विकास के लिए स्त्री और पुरुष का समान होना जरूरी है। तो हमारे संविधान में समानता की बात की गई है, यानी कि स्त्री और पुरुष समान होंगे, सभी जाति समान होंगे, सभी धर्म समान होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि लैंगिक भेदभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जाति प्रथा ख़त्म हो रही है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति से मिल रहे हैं, खा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं। लैंगिक भेदभाव में क्या हुआ कि स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, स्त्रियाँ जॉब भी जा रही है, एक दूसरे से बात भी कर रही है। तो ये
सारे मूल्य समानता वाले ही जो है मूल्य है हमारे संविधान में दिया गया है, ये बहुत ही शक्तिशाली रूप में उभर रहे हैं। और इसके विरोधी मूल्य जो थे, रूढ़िवादी मूल्य थे कि नारियों को घर में रहना चाहिए, जाति प्रथा होना चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप था, वो पहले पाप माना जाता था, लेकिन आज सामान्य सी बात है। तो क्योंकि समाज हमारा खुलते जा रहा है, नए नए वैल्यूज़, मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न वैल्यूज़ को अपनाते जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं ना कि जो पुराने रूढ़िवादी विरोधी विचार है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो अभी प्रगतिशील विचार हैं वो टिके हुए हैं। तो ये रहा अपना विकासवाद का सिद्धांत। अगला है पूर्णतावाद का सिद्धांत, परफेक्शनिज्म, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, ताकि अपने समय का पूर्ण विकास कर सके, हम जीवन में आगे बढ़ सके। तो यानी व्यक्तित्व के विकास से ये जुड़ा हुआ है। वे मूल्य जो मेरे व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन रहे हैं वो नैतिक हैं, तथा वे मूल्य जो बाधा बन रहे हैं वो अनैतिक है। यानी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए भावनाओं पर बुद्धि का नियंत्रण जरूरी है, ये इसी को हम लोग नैतिक मानते हैं। और इसके विपरीत जो होगा वो अनैतिक होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए भावनाओं पर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, तो ये प्रक्रिया नैतिक कहलाएगी। और इसके विपरीत बुद्धि पर भावनाओं का नियंत्रण हो जाए तो वह अनैतिक कहेगा, क्योंकि यहाँ से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकेगा। तो ये रहा अपना 2 लेक्चरों में नैतिकता का आयाम। भाग 2 में हम लोगों ने टेलियोलॉजिकल इथिक्स पढ़ा था और पहले भाग में डेंटोलॉजिकल इथिक्स पढ़ा था। अगले अध्याय में हम लोग सद्गुण इथिक्स, वर्चू इथिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।